नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आपका हमारी शो में वेलकम है, जहां हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल बना देते हैं। बायोकेम गुरु, आज हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे, बल्कि बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबसे जुड़ा है, हमारी हायर एजुकेशन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज आजकल कितनी चैलेंजेस फेस कर रही हैं? जी रिया, बिल्कुल सही कहा। हायर एजुकेशन एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल फंडिंग में जबरदस्त कट्स हो रहे हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम में कुछ इंस्टीट्यूशंस तो बैंक्रप्सी के कगार पर पहुंच गई हैं। यहाँ तक कि जर्मनी और नेदरलैंड्स जैसी जगहों पर भी बजट एंड रिसर्च कट्स हो रहे हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज भी सफर कर रही हैं, इंक्लूडिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो फेसिंग सेम चैलेंजेस लाइक फंडिंग कट, लैक ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज। ये तो सिर्फ फंडिंग की बात हुई, पर मैंने सुना है कि टेक्नोलॉजी भी बड़ा बदलाव ला रही है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और कोविड-19 के बाद से बढ़े हुए रिमोट लर्निंग ने ये सवाल उठा दिया है कि एजुकेशन दी कैसे जानी चाहिए और किसे दी जानी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट्स के पास कंपीटिंग डिमांड्स हैं, इसलिए वो लाखों स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार या केपेबल नहीं है। ये सब सुनकर तो लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटीज का रोल ही बदल गया है। ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, पिछले 200 सालों में यूनिवर्सिटीज का रोल बहुत ड्रास्टिकली बदला है। पहले ये एलीट एस्टैब्लिशमेंट्स हुआ करती थीं, जहां बहुत कम लोगों को पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ये विशाल फैली हुई बिजनेसेस बन गई हैं जो बड़ी संख्या में रिसर्च और एजुकेशन ऑफर करती हैं। वाह, तो क्या इनका इतिहास बहुत पुराना है? बहुत पुराना। यूनिवर्सिटीज की जड़ें रिलीजियस और स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस में हैं, जो एलीट ग्रुप्स और स्पेशलिस्ट्स को ट्रेन करती थीं। इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आज के बिहार में है, वहां के रिकॉर्ड्स AD 427 तक जाते हैं। वहां बुद्धिस्ट थॉट, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और एल्केमी जैसी चीजें पढ़ाई जाती थीं। चाइना में भी कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स पर केंद्रित इंस्टीट्यूशंस लगभग 200 BC के आसपास शुरू हुए थे। और दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो अभी भी चल रही है, वो कौन सी है? वो है यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावीन, मोरक्को के फेज में। ये AD 869 में एक मॉस्क के रूप में स्थापित हुई थी और फिर बाद में ये कुरान से लेकर ग्रामर, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी तक सब कुछ पढ़ाने लगी। इंटरेस्टिंग। और जो फॉर्मल लेक्चर्स और ऑफिशियल क्वालिफिकेशंस का वेस्टर्न सिस्टम है, वो कहाँ से आया? उसकी जन्मभूमि थी इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। ये AD 1088 में बनी, जब फॉरेन स्टूडेंट्स ने ग्रुप्स ने मिलकर स्कॉलर्स को लेक्चर देने के लिए हायर किया। शुरुआती दौर में इसमें कम स्टूडेंट्स और लिमिटेड करिकुला थे, और ये मुख्य रूप से युवाओं को चर्च, लॉ, मेडिसिन और गवर्नमेंट में करियर्स के लिए तैयार करती थी। इसके बाद 1096 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और 1150 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस बनी। तो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज का आइडिया कब आया? क्या ये हमेशा से रिसर्च और टीचिंग को साथ रखते थे? नहीं, ये बाद में आया। 1810 में फिलोसोफर विलियम हम्बोल्ट ने बर्लिन में दुनिया की पहली रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी की कल्पना की। उनका लक्ष्य कटिंग एज साइंस को यूनिवर्सिटीज में लाना और उस क्षेत्र के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना था। उन्होंने सब्जेक्ट फैकल्टीज और ग्रेजुएट एजुकेशन प्रोग्राम स्थापित किए और इस तरह टीचिंग और रिसर्च को पहली बार जोड़ा। स्टेट फंडेड ये इनोवेशन प्रशिया को एक टॉप साइंटिफिक पावर बनाने में काम आया। तो ये हम्बोल्टियन मॉडल ही आज की हायर एजुकेशन का बेस बन गया? बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट्स और जापान जैसे देशों ने इसे 1860s में अपनाना शुरू कर दिया। 20th सेंचुरी की शुरुआत तक यूरोप की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने इस ड्यूअल फोकस को अपना लिया था, यानी कटिंग एज रिसर्च के साथ एलीट माइंड्स की एजुकेशन। 1898 में पीकिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ चाइना में भी यही सिस्टम आया। लेकिन उस समय तो स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम रही होगी। हाँ, 19th सेंचुरी के एंड में यूरोप में लगभग 80,000 और यूनाइटेड स्टेट्स में 49,000 स्टूडेंट्स थे, जो उस आबादी का 1% से भी कम था। लेकिन यह हम्बोल्टियन अप्रोच बहुत स्केलेबल साबित हुई। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमीज बढ़ी, यूनिवर्सिटी से सिखाए गए स्किल्स जरूरी हो गए। और फिर मास एजुकेशन का दौर कब शुरू हुआ? 1930 तक यूरोप में 6,50,000 और यूनाइटेड स्टेट्स में 1.1 मिलियन स्टूडेंट्स थे। हालांकि एलीट ग्रुप्स अभी भी डोमिनेंट थे, लेकिन महिलाओं के लिए भी पहली बार सिग्निफिकेंट नंबर्स में एनरोलमेंट के मौके बने। लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में ये बदलाव सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया। मुझे याद है, युद्ध के बाद तो दुनिया में बड़े चेंजेस आए थे। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स का ग्लोबल सुपर पावर बनना, यूरोप और जापान का रीबिल्डिंग, कॉलोनियलिज्म का अंत और चाइना का 1980s के आसपास एक मेजर पावर के रूप में उभरना, इन सब ने मिलकर दुनिया भर में नई यूनिवर्सिटीज की स्थापना को बढ़ावा दिया। वेस्टर्न कंट्रीज में मिडिल क्लास के बढ़ने से हायर एजुकेशन की डिमांड बढ़ी, क्योंकि इसे सोशल मोबिलिटी की माना गया। तो एनरोलमेंट में कितना उछाल आया?
बहुत ज्यादा। 1950 में ग्लोबली सिर्फ 6 मिलियन एनरोलमेंट्स थे, जो 2023 तक बढ़कर 264 मिलियन हो गए। 2024 तक सब सहारन अफ्रीका को छोड़कर लगभग सभी देशों में सेकेंडरी स्कूल छोड़ने वाले कम से कम 50% स्टूडेंट्स किसी न किसी हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। चाइना की ग्रोथ तो कमाल की रही है। चाइना में कितनी ग्रोथ हुई? चाइना में 1978 में 8,60,000 स्टूडेंट्स थे, जो 2018 तक 45 मिलियन हो गए। उन्होंने सोवियत यूनियन यूनिवर्सिटी मॉडल को छोड़कर यूएस बेस्ड एकेडमिक स्ट्रक्चर को अपनाया। क्या इस मास एक्सपेंशन के साथ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स भी बदले? हाँ, हायर एजुकेशन का रिमिट 1960s में एक्सपैंड हुआ ताकि स्टूडेंट्स की डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड्स और इंटरेस्ट्स को केटर किया जा सके। एम्प्लॉयमेंट स्किल्स पर ज्यादा फोकस आने लगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने वोकेशनल कम्युनिटी कॉलेजेस और टीचिंग फोकस्ड स्टेट एंड प्राइवेट कॉलेजेस को पायनियर किया। जर्मनी जैसे कई देशों ने भी ऐसे मल्टी पार्ट सिस्टम्स विकसित किए, जिसमें कन्वेंशनल रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटीज के साथ वोकेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंस शामिल थे। इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना गवर्नमेंट्स के लिए बहुत महंगा पड़ा होगा। हाँ, एजुकेशन तक एक्सेस बढ़ाने के इस ट्रेंड ने दुनिया भर की गवर्नमेंट्स पर भारी फाइनेंशियल बर्डन्स डाले हैं। पॉलिटिशियंस के सामने चॉइस थी, या तो लगातार बढ़ती स्टूडेंट्स की संख्या के लिए फ्री या वेरी लो कॉस्ट हायर एजुकेशन जारी रखो, अक्सर एकेडमिक क्वालिटी की कीमत पर, या फिर एक्सपेंशन को फंड करने के लिए ट्यूशन फीस लगाओ। और ज्यादातर देशों ने क्या चुना? ज्यादातर देशों ने कॉस्ट स्टूडेंट्स पर डाल दी। उन्होंने बिल्स चुकाने में मदद के लिए स्टूडेंट लोन प्रोग्राम्स शुरू किए। गवर्नमेंट्स की अनिच्छा के कारण एक विशाल प्राइवेट हायर एजुकेशन सेक्टर बन गया है। तो प्राइवेट हायर एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन कितना है? ग्लोबली 1/3 ऑफ ग्लोबल एनरोलमेंट्स अब प्राइवेट हायर एजुकेशन में है। जापान और साउथ कोरिया में 80% स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। फिलीपींस में ये आंकड़ा लगभग 50% है। जब मास एजुकेशन पर इतना फोकस आ गया, तो क्या रिसर्च पीछे छूट गया? नहीं, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज अब कुल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एक छोटा हिस्सा है, लगभग 23,000 में से 1,000। लेकिन इकोनॉमिक सक्सेस के लिए उन्हें और भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हाई इनकम कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट किया। गवर्नमेंट्स ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग बहुत बढ़ा दी। मुझे याद है एक फेमस बुक थी, साइंस द एंडलेस फ्रंटियर। बिल्कुल, वैनेवर बुश की 1945 की ये इन्फ्लुएंशियल बुक ने साइंस और रिसर्च को सोसाइटी के लिए फंडामेंटल बताया था। ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स 1996 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.07% थे, जो 2022 में 2.67% बढ़ गए। रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज अब बेसिक रिसर्च के की प्रोड्यूसर्स और अगली जनरेशन के साइंटिस्ट्स और एकेडमिक्स को एजुकेट करने की बेस्ट जगह बन गए हैं। चाइना ने तो 100 से भी ज्यादा रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। अब आते हैं आज की समस्याओं पर। इतना कॉम्पिटिटिव माहौल क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? रिसर्च यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और इंटरनेशनलाइज्ड हो गए हैं। वो बड़ी संख्या में फॉरेन स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं और ग्लोबल लेवल पर फैकल्टी मेंबर्स को हायर करते हैं। हालांकि इससे क्वालिटी बढ़ी है, लेकिन कुछ देशों में ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स फीस ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पैदा कर दिए हैं। जैसे यूके में? हाँ, यूनाइटेड किंगडम में ब्रेक्जिट के बाद ओवरसीज स्टूडेंट्स की कमी के कारण यूनिवर्सिटी बजट्स में गैप्स आ गए हैं। साथ ही ट्यूशन फीस मॉडल के कारण स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, जिससे स्टाफ पर स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ा है। सैलरीज भी इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ पा रही हैं और वर्कलोड्स बढ़ गए हैं। और क्या यूनिवर्सिटीज अब जॉब दिलाने पर ज्यादा फोकस कर रही हैं? हाँ, गवर्नमेंट्स पर प्रेशर्स और स्टूडेंट्स का वेल पेड जॉब्स पर फोकस बढ़ने से पॉलिसी मेकर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस दोनों ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हायर एजुकेशन के लिए एक की मेट्रिक बना दिया है। जहां पहले सिर्फ डिग्री होना ही काफी था, अब यूनिवर्सिटीज को जॉब मार्केट में अपनी यूजफुलनेस साबित करनी पड़ रही है। इसलिए वो अपने करिकुलम में वोकेशनल सब्जेक्ट्स जोड़ रहे हैं। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन ट्रेंड से क्रिटिकल थिंकिंग और एकेडमिक ऑटोनॉमी जैसे कन्वेंशनल वैल्यूज को नुकसान हुआ है। ये सच है, और इस प्रेशर को पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ने और बढ़ा दिया है। पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस अक्सर एलीट रिसर्च यूनिवर्सिटीज की आलोचना करते हैं, उन्हें आउट ऑफ टच बताते हैं। जैसे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने बजट्स में कट करने और एकेडमिक फ्रीडम को कम करने की कोशिश की थी। तो इंटरनेशनल मोबिलिटी पर भी असर पड़ा है? जी हाँ, इंटरनेशनल मोबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शंस खासकर यूएस में कई एलीट इंस्टीट्यूशंस की सक्सेस की नींव को हिला रहे हैं। टॉप साइंस और स्कॉलरशिप ग्लोबल मोबिलिटी पर डिपेंड करती है। आखिर में फ्यूचर कैसा दिख रहा है? क्या डेमोग्राफिक्स भी मायने रखते हैं? जरूर, दुनिया के कई हिस्सों में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस हायर एजुकेशन को अफेक्ट करेंगी। जापान और साउथ कोरिया में जो पैटर्न दिख रहा है, जहां प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं, वो अन्य देशों में भी फैल सकता है। मास एजुकेशन के लिए स्थापित सिस्टम्स को रीएडजस्ट करना होगा। तो यानी अगर रिसर्च फंडिंग कम हुई
तो टैलेंट एकेडेमिया से प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने लगेगा और बेसिक रिसर्च कमजोर पड़ जाएगा। इसके साथ ही एआई के बढ़ने से टीचिंग और लर्निंग कल्चर भी बदलेगा, जिसे हम अभी पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये प्रेशर साफ है, पर यूनिवर्सिटीज कैसे अडेप्ट करेंगी ये अभी भी मर्की है। ये चर्चा बहुत इंसाइटफुल थी। हमें समझने में मदद मिली कि कैसे हमारी यूनिवर्सिटीज, जो कभी एलीट सेंटर्स थी, आज फाइनेंशियल और पॉलिटिकल चैलेंजेस के बीच खुद को रीडिफाइन कर रही हैं। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द हाउ फंडिंग एंड रिसर्च देयर कोऑर्डिनेशन। बायोकेम गुरु, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रिया। If you like this podcast, please like and subscribe. वेलकम बैक। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यूनिवर्सिटीज फंडिंग पर बात करने वाले हैं। क्या यूएस की एलीट यूनिवर्सिटी सच में उतनी अमीर है जितना हम सोचते हैं? क्योंकि उनकी भारी भरकम एंडाउमेंट्स के बावजूद उन पर हमले हो रहे हैं। बायोकेम गुरु, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? जी रिया, ये काफी मिसलीडिंग है। बाहर से देखने पर लगता है कि इन यूनिवर्सिटीज के पास मल्टी बिलियन डॉलर एंडाउमेंट्स हैं, जो वास्ट और अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप नंबर्स देखें तो ये पिक्चर बदल जाती है। नंबर्स जरा समझाइए। देखिए, 2023 में टॉप 10 वेल्दीएस्ट यूएस यूनिवर्सिटीज की टोटल एंडाउमेंट वैल्यू लगभग $271 बिलियन थी। अब इसे कंपेयर कीजिए वर्ल्ड्स रिचेस्ट इंडिविजुअल से। एक अकेले एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क की फॉर्च्यून इससे भी ज्यादा थी, एस्टिमेटेड $455 बिलियन। और दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ तो $1.55 ट्रिलियन है। मतलब 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज का कंबाइंड वेल्थ एक व्यक्ति के वेल्थ से भी कम है। एग्जैक्टली। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है। सवाल ये है, क्या ये 5 एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वे कितने भी इनोवेटिव हों, उन्होंने इन 10 वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूशन से ज्यादा वैल्यू क्रिएट की है? एविडेंस कहता है नहीं। ओह, तो यूनिवर्सिटीज की असली वैल्यू कहाँ है अगर वो बैलेंस शीट्स पर नहीं दिखती? उनकी असली वैल्यू उनके ग्रेजुएट्स और एलमनाई में है। उदाहरण के लिए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT पर 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक MIT एलमनाई द्वारा शुरू की गई एक्टिव कंपनीज की इकोनॉमी पूरी दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी $1.9 ट्रिलियन के बराबर थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी यही हाल था। वाओ, तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू है जिसे यूनिवर्सिटी जनरेट करने में मदद करती है, पर वो यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में नहीं जाती। बिल्कुल नहीं। टेस्ला या अमेज़न जैसी टेक्नोलॉजी कंपनीज के विपरीत, यूनिवर्सिटीज उस सोसाइटल वैल्यू को क्लेम नहीं कर सकती जो उनके फैकल्टी मेंबर्स, ग्रेजुएट्स और उनके सीडेड टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम से पैदा होती है। तो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी का कोर पर्पस क्या है? एक रिसर्च यूनिवर्सिटी का प्राइमरी पर्पस है नॉलेज को क्रिएट करना और डिसेमिनेट करना, एक पब्लिक गुड के रूप में। वे ह्यूमन कैपिटल को स्केल पर ट्रेन करते हैं और फंडामेंटल इंक्वायरी को परस्यू करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो सोसाइटल वैल्यू जनरेट होती है उस पर यूनिवर्सिटी का कोई ओनरशिप नहीं होता। और यूएस में ये मॉडल इतना सक्सेसफुल क्यों रहा है? ये सक्सेस एक लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल कॉम्पैक्ट पर आधारित है। इस पब्लिक गुड को प्रोड्यूस करने के बदले में यूएस गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट किया है। ये सपोर्ट आता है फेडरल रिसर्च फंडिंग, टैक्स एग्जेम्पशंस और प्राइवेट फिलैंथ्रोपी के लिए टैक्स इंसेंटिव्स के माध्यम से। इसी कॉम्पैक्ट ने जेनरेशंस तक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को ड्राइव किया है। लेकिन अब ये सोशल कॉम्पैक्ट खतरे में है ना? जी हाँ, ये कॉम्पैक्ट चैलेंज हो रहा है। उदाहरण के लिए, फंडिंग रोक दी गई है, अप्रूव्ड ग्रांट्स को सस्पेंड किया गया है और कांग्रेस ने नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ और नेशनल साइंस फाउंडेशन के लिए मैसिव बजट कट्स प्रपोज किए हैं। और सबसे खतरनाक क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट से होने वाली इनकम पर 21% तक का टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। अगर ये मेजर्स इनैक्टेड होते हैं तो ये रिसर्च यूनिवर्सिटीज की एबिलिटी को सिवियरली हैम्पर करेगा कि वो नॉलेज एट स्केल जनरेट कर सकें। ये उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल मोमेंट है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें सिर्फ फेडरल फंडिंग के वापस आने का इंतजार करना चाहिए? नहीं, अब उन्हें ड्रास्टिक रीथिंक की जरूरत है। उन्हें ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि वो फाइनेंशियल रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा कैसे कैप्चर कर सकते हैं जो उनके द्वारा क्रिएट किए गए नॉलेज से आता है। क्या मौजूदा मैकेनिज्म्स काम नहीं करते, जैसे पेटेंट लाइसेंसिंग? मौजूदा मैकेनिज्म्स जैसे पेटेंट लाइसेंसिंग अभी भी बहुत मॉडेस्ट हैं। उदाहरण के लिए, MIT को 2023 में ग्रॉस लाइसेंसिंग इनकम से सिर्फ $40 मिलियन मिले, जो उनके 2024 के $4.8 बिलियन एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा हिस्सा है। तो फिर यूनिवर्सिटीज को और क्या करना चाहिए? यूनिवर्सिटीज को वेंचर्स में ज्यादा फाउंडिंग इक्विटी के लिए निगोशिएट करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशनली फंडेड रिसर्च पर बनी है। ये उनके टैलेंट, फैसिलिटीज और इंटेलेक्चुअल ग्राउंडवर्क के कंट्रीब्यूशन को दर्शाएगा। क्या इसका कोई अच्छा उदाहरण है? बिल्कुल। स्टैनफोर्ड की गूगल के साथ पार्टनरशिप को देखिए। उन्होंने पेज रैंक सर्च एल्गोरिदम को लाइसेंस किया, जिसे स्टूडेंट्स ने को डेवलप किया था।
और इसके बदले में स्टैनफोर्ड को $300 मिलियन से ज्यादा का स्टेक मिला। MIT ने अकामाई टेक्नोलॉजीज के क्रिएशन को सपोर्ट किया, जिसने कैंपस रिसर्च को एक $multi-billion एंटरप्राइज में बदल दिया। तो मतलब हमें इन रेयर केसेस को एक नॉर्म बनाने की जरूरत है। हाँ, इसके अलावा US यूनिवर्सिटीज वाइजमैन इंस्टीट्यूट के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आर्म येदा से भी सीख सकती हैं। येदा बहुत अग्रेसिवली रिसर्च को कमर्शियलाइज करता है, स्टार्टअप कंपनीज को फॉस्टर करता है और फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स एस्टैब्लिश करता है। बायोकेम गुरु, फैकल्टी मेंबर्स की एक्सटर्नल प्रोफेशनल एक्टिविटीज का क्या, जैसे कंसल्टिंग या स्पीकिंग एंगेजमेंट्स? ये भी रिकंसिडर करने की जरूरत है। कई यूनिवर्सिटीज एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स को एक हफ्ते में सिर्फ 1 दिन तक लिमिट कर देती हैं, लेकिन ये रूल फैकल्टी मेंबर्स की एबिलिटी पर एक कैप लगाता है कि वो पब्लिक को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या यूनिवर्सिटीज को फैकल्टी मेंबर्स की एक्सटर्नल इनकम पर कोई फी लगानी चाहिए? हाँ, उन्हें एक्सटर्नल इनकम पर एक टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि ये एक्टिविटीज रुक जाएं। इससे जो प्रोसीड्स जनरेट होंगे उन्हें रिसर्च और टीचिंग में रीइन्वेस्ट किया जा सकता है। ये एक फेयर रिकॉग्निशन होगा कि अप्लाइड फील्ड्स के लोगों की बेसिक साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के प्रति एक ऑब्लिगेशन है। ये सब बहुत बड़े मैनेजरियल चैलेंजेस लगते हैं। क्या ये फंडिंग कट्स को रिप्लेस कर पाएंगे? नहीं, ये प्रपोजल्स कोई पैनेसिया नहीं है और ये फेडरल इन्वेस्टमेंट्स को तुरंत रिप्लेस नहीं कर सकते। इनमें कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क्स और अननोन इम्पैक्ट्स ऑन रिसर्च इंसेंटिव्स हैं, लेकिन ये मैनेजरियल चैलेंजेस हैं जिन्हें डील किया जा सकता है। तो फाइनल टेक अवे क्या है? क्या हमें वेट करना चाहिए कि सोशल कॉम्पैक्ट वापस आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एकेडमिक्स को ये पहचानना होगा कि हो सकता है सोसाइटी और यूनिवर्सिटीज के बीच का सोशल कॉम्पैक्ट वापस ना आए, करंट पॉलिटिकल साइकिल के बाद भी। हमें अपने नॉस्टैल्जिया को छोड़कर ऑल्टरनेटिव फंडिंग मॉडल्स की तलाश करनी होगी। मतलब इनोवेशन को बचाने के लिए हमें फंडिंग में इनोवेट करना होगा। प्रिसाइजली, हमें ऑल्टरनेटिव फंडिंग सोर्सेज पर एक रिगरस डिबेट शुरू करने की जरूरत है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि रिसर्च का ओपन नेचर बना रहे। हमें शायद न्यू रेगुलेशंस, गाइडलाइंस और कल्चर की जरूरत होगी, लेकिन नॉलेज इंस्टीट्यूशंस पर आए इस ग्रेव थ्रेट के सामने चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही। नॉस्टैल्जिया छोड़कर इनोवेशन की तरफ बढ़ो। बायोकेम गुरु, आज की बातचीत से हमें यूनिवर्सिटी फंडिंग की हिडन वैल्यू और चैलेंजेस को समझने में बहुत मदद मिली। नाउ वी मूविंग टू इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड फंडिंग क्राइसिस। बजट कट्स, रिसर्च स्टैग्नेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस सब कुछ एक साथ हो रहा है। सो नाउ टॉक अबाउट द इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल सही कहा आपने रिया। फंडिंग की प्रॉब्लम ग्लोबल है। अभी तक हमने US यूनिवर्सिटीज के केसेस देखे और चैलेंजेस को हाईलाइट किया है, जैसे एंडाउमेंट टैक्सेस, फेडरल कट्स और रिसर्च ग्रांट फ्रीज। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज द फंडिंग इन इंडिया। भी सिमिलर फेज से गुजर रहा है, पर हमारे पास कुछ यूनिक फंडिंग रेसिपीज हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए, कमर्शियलाइजेशन कितना फीजिबल है इंडिया में? लाइक इंस्टीट्यूट्स, MIT और स्टैनफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस अपने रिसर्च से $billion इकोसिस्टम्स जनरेट करते हैं, पर यूनिवर्सिटीज को सिर्फ छोटा सा रेवेन्यू मिलता है थ्रू पेटेंट्स और लाइसेंसिंग। हाउ टू मैनेज द फंडिंग इन इंडिया को कमर्शियलाइजेशन 2.0 अडॉप्ट करना होगा। यूनिवर्सिटी ओन्ड इक्विटी इन स्टार्टअप्स क्रिएटेड इनसाइड कैंपस, डीप टेक इंक्यूबेटर्स टाइड टू ग्लोबल VCs, एग्रेसिव टेक ट्रांसफर ऑफिसेज। वाइजमैन इंस्टीट्यूट इजराइल का येदा मॉडल का रेफरेंस दिया गया है। मतलब यूनिवर्सिटीज को सिर्फ IP लाइसेंस नहीं बल्कि कंपनी का शेयर भी लेना चाहिए। एग्जैक्टली, ये लॉन्ग टर्म रेवेन्यू इंजन बन सकता है। सर, फैकल्टी के एक्सटर्नल कंसल्टिंग को टैक्स करना, क्या ये इंडिया में काम करेगा? बिल्कुल। डॉक्यूमेंट में प्रपोज किया गया है कि यूनिवर्सिटीज फैकल्टी कंसल्टिंग से एक स्मॉल परसेंटेज री इन्वेस्ट करे अपने रिसर्च इकोसिस्टम में। इंडिया में ये मॉडल बहुत इफेक्टिव हो सकता है। 1, फैकल्टी 20% तक कंसल्टिंग कर सकते हैं। 2, यूनिवर्सिटी एक मिनिमल नॉन प्यूनिटिव कंट्रीब्यूशन 5 to 10% रखे। 3, फंड्स डायरेक्टली लैब्स, PhD स्कॉलरशिप्स और फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएं। ये कोलैबोरेटिव फंडिंग मॉडल सोशल कॉम्पैक्ट रीबिल्ड करेगा। US यूनिवर्सिटीज एलुमनाई ड्रिवन फंडिंग में वर्ल्ड लीडर्स हैं। इंडिया में ये गैप कैसे फिल हो? एक्चुअली यूनिवर्सिटीज का ओरिजिनल वैल्यू उनके ग्रेजुएट्स क्रिएट करते हैं, नॉट देयर एंडाउमेंट साइज। सो इंडिया को AWA मॉडल अडॉप्ट करना होगा। माइक्रो डोनेशन स्कीम ₹500 to 2000 पर एलुमनाई पर ईयर। रिवाइवल ऑफ एलुमनाई एंटरप्रेन्योरशिप फंडिंग। लेगेसी स्कॉलरशिप्स बाय रीजनल एलुमनाई चैप्टर्स। कॉर्पोरेट एलुमनाई ड्रिवन CSR ग्रांट्स। एलुमनाई इकोनॉमी इंडियन यूनिवर्सिटीज के पास गोल्ड माइन है। और इंडस्ट्री पार्टनरशिप? हाईली एसेंशियल। वाइजमैन इंस्टीट्यूट का मॉडल भी इंडस्ट्री पार्टनरशिप पर डिपेंड करता है। इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए को डिजाइन डिग्रीज विद कॉर्पोरेट्स, स्पॉन्सर्ड फैकल्टी चेयर्स, इंडस्ट्री फंडेड लैब्स, ऑन कैंपस इनोवेशन मिशंस, ये सब यूनिवर्सिटीज के फंडिंग डिपेंडेंस को डाइवर्सिफाई करेगा। आपके हिसाब से गवर्नमेंट लेवल पर क्या करना चाहिए?
डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि यूएस एकेडमिक इकोसिस्टम एक सोशल कॉम्पैक्ट पर बेस्ड था, रिसर्च फंडिंग प्लस टैक्स सपोर्ट। इंडिया को अपना कॉम्पैक्ट रीडिजाइन करना होगा। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस बेस्ड पब्लिक फंडिंग, ट्रांसपेरेंट ग्रांट नॉर्म्स, ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी बैलेंस, मल्टी ईयर रिसर्च फंडिंग रादर देन 1 ईयर साइकिल्स। गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटीज को इनोवेशन के हब्स के रूप में ट्रीट करना होगा। क्या फाइनेंस सेक्टर का रोल हो सकता है? बहुत बड़ा। यूनिवर्सिटीज को अलाउ करना होगा 8 एजुकेशन बॉन्ड्स, 10 ईयर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, 2 इनकम शेयर एग्रीमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, 3 क्राउड फंडेड रिसर्च फेलोशिप्स। इंडिया में फाइनेंस डेमोक्रेटाइजेशन फास्ट हो रहा है। यूनिवर्सिटीज मस्ट लेवरेज इट। बहुत सारे एक्शनेबल इंडिया स्पेसिफिक प्रैक्टिकल फंडिंग सोल्यूशन, क्लियर रोड मैप दे दिया। धन्यवाद रिया। बॉटम लाइन ये है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज को अब ट्रेडिशनल सरकारी ग्रांट मॉडल से बाहर निकलकर डाइवर्सिफाइड इनोवेशन ड्रिवन फंडिंग इकोसिस्टम बिल्ड करना होगा। दोस्तों, अगर आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर, फैकल्टी या पॉलिसी थिंकर हैं, आज की एपिसोड की इनसाइट्स आपके लिए गेम चेंजर प्रूफ हो सकती हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद। If you like this podcast, please like and subscribe.